आपने इस पोजीशन के लिए आप इंटरव्यू के लिए आए हैं, तो इसके लिए आपने क्या तैयारी करी? इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, मशीनीकरण होगा तो लोगों की जॉब चली जाएगी। आज तक तो वो हुआ। आज भी हम वही कह रहे हैं कि एआई आ रहा है तो लोगों की जॉब चली जाएगी। डेफिनेटली वो नहीं होने वाला। एचआर में एवरी डे इज ए चैलेंज, एंड एवरी टाइम व्हेन यू एंटर द ऑफिस आप प्लान करके आते हो। 50% ऑफ द टाइम आप वो प्लान एक्टिविटी नहीं करते हो, कुछ एक नया चैलेंज, नई प्रॉब्लम आपके सामने आती है। 2 या 3 साल में जो केसेस डील किए, जो कोर्ट केसेस थे, आर्बिट्रेशन केसेस थे, पुलिस के साथ डील करना था, शायद उसने मुझे इतना मेंटली एंड इमोशनली स्ट्रांग बनाया एज ए प्रोफेशनल कि आज किसी भी बात से डर नहीं लगता। डे यू हैव दैट पैशन टूवर्ड्स व्हाट यू आर डूइंग, द डे यू लव योर जॉब, आई थिंक देयर इज नो रीजन दैट यू विल नॉट बी सक्सेसफुल इन दैट एरिना। हेलो शिनचैन, मैं तो भारत फेस्टिवल में जा रही हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला तो सवाल मेरा यही है कि आप टेक्निकल बैकग्राउंड से रहे, उसके बाद आपने एचआर में भी सर्विसेज दी और नए नए इनिशिएटिव्स लिए, उन सब की हम बात करने वाले हैं। लेकिन क्या वो टर्निंग पॉइंट था, किस तरह से ये शिफ्ट आया? जहाँ तक आपके प्रश्न का सवाल है कि मेरा एक लगभग 20 वर्ष का टेक्निकल क्षेत्र में अनुभव रहा, इंजीनियर रहा, इंजीनियरिंग में पाइपलाइन ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस फील्ड में कार्य किया, और उसके बाद अभी पिछले 12 वर्षों से एचआर के क्षेत्र में मैंने चेंज किया और उसमें मुझे कार्य करने का मौका मिला। तो ये जो ट्रांजिशन था एक टेक्निकल से एचआर में, मैं कहूँगा शायद एक एक्सीडेंटल चेंज था, कोई एक प्लान्ड चेंज नहीं था जिसमें मैंने कुछ एफर्ट किया कि हाँ मेरे को एचआर में जाना है या मेरी चाह है मैं उसके लिए कोर्स करूँ या अप्लाई करूँ। जैसा कि आपको पता है, आई एम वर्किंग विद गेल इंडिया लिमिटेड, जो एक महारत्ना पीएसयू है। तो यहाँ पर जब हमने तकनीकी क्षेत्र में शुरुआत करी तो कुछ वर्षों पहले एचआर विभाग में एक वैकेंसी थी जहाँ पर उनको ज़रूरत थी कि उस रोल को अच्छे से संभाल सकें, और उस समय मैनेजमेंट ने, उन्हें लगा कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ शायद उस रोल के साथ जस्टिस कर सकता हूँ। और मैं बताना चाहूँ तो मैं उस समय में उस रोल को लेने के लिए तैयार नहीं था। मैं गया उनके पास, ये भी बोला कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं इस रोल को कर पाऊँगा, और मैंने रिक्वेस्ट किया कि नहीं मुझे मार्केटिंग में कर दीजिए, बिज़नेस डेवलपमेंट में कर दीजिए, या मैं ऑपरेशन के रोल से भी अपना खुश हूँ लेकिन शायद एचआर के रोल के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। तो मैंने रिक्वेस्ट भी किया कि नहीं मुझे ना डाला जाए, लेकिन ये उनका विश्वास था, उनका जो भी उन्होंने एनालिसिस किया होगा, मुझे वो जिम्मेवारी दी गई। लेकिन इतना कह सकता हूँ कि जिस दिन वो जिम्मेवारी दी गई उस दिन से, क्योंकि मेरे लिए एक पूरा नया रोल था जिसमें मैंने कभी कार्य नहीं किया था या उस क्षेत्र में मेरी कोई एजुकेशन भी नहीं थी, तो उस दिन से शायद मेरे लिए एक नई लर्निंग की या नया अध्याय था कि मुझे नए सिरे से उन सब चीज़ों को सीखना पड़ा ताकि उस कार्य को, उस जिम्मेवारी को मैं अच्छे से कर सकूं। आज भी मेरी कोशिश रह सकती कि हाँ जो चीज़ें नहीं सीखी हैं उसको सीखें, ताकि जो एक जिम्मेवारी मिली है उसको बखूबी रूप से निर्वहन कर सकें और उसको पूरा कर सकें। जी। अच्छा, जिस तरह से आजकल का जो चैलेंजिंग टाइम है, हर कोई टेंशन में है, स्पेशली अगर हम कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करें, प्राइवेट जॉब की करें और आजकल तो सरकारी में भी, तो एक मेंटल हेल्थ बहुत बड़ा इशू निकल कर आ रहा है। लोग ऑफिस में परेशान होकर आते हैं, घर में गुस्सा करते हैं, रैश ड्राइविंग करते हैं, बहुत तरह की उस मेंटल हेल्थ की वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और आपने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है स्पंदन करके, उसके बारे में बताइए, क्योंकि उस इनिशिएटिव को देख करके शायद बाकी कंपनियां भी उस तरह की कुछ इनिशिएटिव ले सकती हैं। तो क्या है ये स्पंदन प्रोग्राम? मेंटल हेल्थ ऐसा विषय है समाज में जिसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि ये प्रॉब्लम है जिसको हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है। कंपनी वाइड हमने इनिशिएटिव लॉन्च किया जिसका नाम हमने दिया गेल स्पंदन। जैसा कि मैंने कहा, उसकी स्पिरिट ये थी कि हम उस सेंसिटिविटी को लाएं लोगों के बीच में कि यदि मेरी टीम में 4 लोग हैं तो उनके साथ भी कोई समस्या हो सकती है कि मैं उसको कैसे समझूं, फर्स्ट साइंस को कैसे पहचानूं कि हाँ मेरी टीम मेंबर्स के साथ कोई समस्या हो सकती है या वो किसी समस्या से जूझ रहा है, वो कंपैशन हम टीम में कैसे लाएं। तो उसके लिए हमने तय किया कि भारत में 200 से अधिक कार्य केंद्र हैं, तो हर एक कार्य केंद्र में हर महीने के सेकेंड थर्सडे को हम ये फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग ऑफ एम्प्लॉयज़, उसके लिए हम काउंसलर्स को भी बुलाते हैं, डॉक्टर्स को भी बुलाते हैं, योग टीचर्स को भी बुलाते हैं, साउंड हीलिंग के भी कार्यक्रम करते हैं और आपस में खुल के चर्चा करते हैं कि हाँ ये विषय इंपॉर्टेंट है जिस पे आपको कार्य करने की ज़रूरत है।
जी, आपने एक और अच्छा इनिशिएटिव लिया, आभा प्रोग्राम। जैसे कि अगर हस्बैंड वाइफ अलग अलग है तो आप वाइफ्स को सपोर्ट करने के लिए काफ़ी कुछ करते हैं, उस इनिशिएटिव के बारे में भी बताइए। आज की डेट में जितने भी लोग हैं प्रोफेशनल्स हैं, जब शादी हो रही है तो हस्बैंड एंड वाइफ प्रोफेशनली क्वालिफाइड हैं, कुछ ना कुछ अपने जीवन में करना चाहते हैं, और उन रिमोट लोकेशंस में कई बार लोगों को ऐसा फील हो रहा था और आता था कि हाँ हम यहाँ पर आ गए तो अब जीवन में और कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और उसके कारण हमारे पास ट्रांसफ़र्स की रिक्वेस्ट आती की थी कि नहीं, हर कोई चाहता है कि एक मेट्रो सिटी में जाए, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, तो उस तरह की रिक्वेस्ट आती थी कि हाँ हम ट्रांसफ़र, और 3 से 4 साल से ज़्यादा कोई उन लोकेशंस पे रहना नहीं चाहता था। तो अगेन उसको जब हमने आपस में बैठ के चर्चा की और सोचा कि इसके लिए क्या सॉल्यूशन हो सकता है, तो एक सॉल्यूशन हमारे ध्यान में आया कि क्यों ना हम एक जो मेंटल बैरियर है कि वहाँ रिमोट में बैठ के आज हम कुछ नहीं कर सकते, आज हम इंटरनेट के ज़माने में हैं, एआई की बातें करते हैं, तो शायद आज, और कोविड ने इतना सिखाया कि लोकेशन कोई बैरियर नहीं है, अब बेंगलोर छोड़ के आदमी शिमला में बैठ के काम कर लेता है, तो एक लोकेशन का बैरियर आज नहीं रहा। आप विश्व के किसी भी कोने में बैठे हो, यदि आपके में कार्य करने की इच्छा शक्ति, आप कुछ करना चाहते हैं तो उसको अवश्य कर सकते। तो एक उद्देश्य था कि उस बैरियर को ब्रेक करें कि आप ऐसे लोकेशन पे आ गए तो ऐसा नहीं है कि आपका कैरियर समाप्त है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। दूसरा, उसको कैसे तोड़े, तो उसके लिए हैंड होल्डिंग, उसके लिए आपको ट्रेनिंग देना, उसके लिए प्रशिक्षण देना। तो हमने प्रथम वर्ष में हमने 2 जो हमारे सबसे बड़े कार्य केंद्र हैं, जो 1 साल का ट्रेनिंग एंड मेंटरशिप प्रोग्राम था स्पाउसेस के लिए कि वो अपने वेंचर्स को शुरू कर सकें। और जब हमने कार्यक्रम की शुरुआत करी थी तो हमें लगा था कि हाँ, यदि 1 साल के बाद 5 लोगों ने भी अपना कुछ बिजनेस चालू कर लिया तो हमें लगेगा कार्यक्रम सफल हुआ। और मुझे यह बताते हुए खुशी होती है कि 1 साल के बाद जब कार्यक्रम का हमने समापन किया, 42 ऐसे बिजनेस चालू हो चुके थे जिन लोगों ने अपनी कंपनीज को रजिस्टर किया, अपने लोगोज लिए, वेबसाइट बनाए, और आज वो अपना सफल रूप से बिजनेस उन लोकेशन से कर पा सर, रहे अब हैं। तक आपने भी रियलाइज़ कर लिया होगा कि कंपनी ने आपको क्यों एचआर में भेजा क्योंकि इतने सारे लोगों का कल्याण हो गया कि आप एक फ्रेश माइंड से आए थे और आपने एक पूरे फ्रेश अप्रोच के साथ लोगों की समस्याओं को समझा और एक ह्यूमन वैल्यू उसमें ऐड की। एक और बहुत अच्छा इनिशिएटिव था, ओजस था, क्या है कहेंगे, तो उसके बारे में भी बताइए, क्योंकि यहाँ बहुत सारे यंग बच्चे हैं, उन्हें शायद कुछ उससे कनेक्शन भी मिले। हमारे भी लगभग 55 से 60% लोग ऐसे हैं जो 35 से 40 साल या उससे कम की एज ग्रुप में आते हैं, तो उनको आज के डेट में कैसे एंगेज किया जाए, क्योंकि उनका एंगेजमेंट लेवल, या हमारे लिए जो हमारे समय में काम करने का ड्राइवर था और आज की जो जनरेशन जो वर्कफोर्स में आ रही है, उनका एंगेजमेंट ड्राइवर्स बहुत अलग हैं। तो उनको हम, और वो कंपेयर करते हैं, पब्लिक सेक्टर में आते हैं तो वो कंपेयर करते हैं एमएनसी में कि वहाँ पार्टी हो रही है, वहाँ पे इतने मौके मिल रहे हैं, और कई बार उनको लगता है कि हाँ नहीं, गवर्नमेंट में या पब्लिक सेक्टर में इस तरह के आयाम नहीं है जहाँ पे अपनी वो क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस कर सके, मिल के कुछ काम कर सके। तो उसके लिए हमने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जिसको हमने गेल ओजस का नाम दिया, जिसमें जो भी कार्मिक 35 वर्ष से कम के हैं तो वो साथ में आके रीजनल सेंटर्स में अपना ग्रुप्स बना के, चाहे वो सोशल सर्विस करना चाहें, कुछ वो डांस ड्रामा करना चाहें, कुछ क्रिएटिव टैलेंट अपना लेके जाना चाहें, तो उनको एक एनेबलमेंट करना कि आप क्या कर रहे हैं। तो वो प्लेटफॉर्म केवल हमारी तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से केवल एनेबलमेंट था, जैसा हम बोलते हैं ना कि डेमोक्रेसी फॉर द पीपल बाय द पीपल, तो दैट प्लेटफॉर्म इज फॉर ऑल द यंग पीपल्स, मैनेज्ड बाय all these young people and carried forward by these people. We are just an enabler, we take a back seat and it is crafted by them only, so it is for them. जी, अब एक वो सवाल जिसका इंतज़ार मेरे ख्याल से यहाँ पर बैठे हुए बहुत सारे यंग माइंड्स कर रहे होंगे, और आपके 12 साल के एचआर के एक्सपीरियंस से मैं कह सकती हूँ कि शायद आपने 6000 से ज़्यादा लोगों को इंटरव्यू किया है, तो क्या वो क्वालिटीज़ होती हैं जिनके बेसिस पे आपको लगता है ये इन है और ये आउट है जब कोई एंटर करता है वहाँ से लेकर और इंटरव्यू तक की वो जो सीक्रेट बातें हैं जो आप लोग बोर्ड रूम में करते हैं कि इसको लेना है, इसको रिजेक्ट करना है, तो वो सिलेक्शन और रिजेक्शन के बीच क्या वो फाइन लाइन होती है? मैंने अपने 12 साल के एचआर के कैरियर में लगभग 6 साल रिक्रूटमेंट का रोल भी निभाया। जैसा कि आपने कहा, लगभग 6 से 7 हज़ार लोगों के जब इंटरव्यू सिलेक्शन प्रोसेस में इंटरव्यू पैनल में मैं रहा, ये कोई बहुत ज़्यादा सीक्रेट वाली बात नहीं है। कई बार ये डिसीजंस बहुत सिंपल चीज़ों पे होता है। जब हम इंटरव्यू पैनल में भी बैठते हैं तो उन्हीं क्वालिटीज़ की तलाश करते हैं लोगों में कि हाँ, किस में एक वो लर्निंग एटीट्यूड है कि वो आज भी, आपने इंजीनियरिंग डिग्री कर ली, आप 5 साल का काम अनुभव है,
लेकिन आप क्या सोच रहे हैं कि आपने आज सब कुछ सीख लिया, आगे सीखने को कुछ नहीं बचा है, तो आज भी आप सीखने की चाह रखते हैं कि आपको लगता है कि हाँ सीखने की ज़रूरत है? क्या आप टीम के साथ काम करने में सक्षम है कि नहीं है? आप कोई इंडिविजुअल तो नहीं है, तो एक टीम वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट। और कुछ इंडिकेटर, क्योंकि आज यहाँ पर बहुत सारे यूथ बैठे हैं, उनको भी मैं कहना चाहूँगा कुछ सवालों के जरिए, कि जब हम इंटरव्यू पैनल में बैठते थे और मैं वो सवाल पूछता था और उसके जवाब से, एक या दो जवाब से शायद मन में पिक्चर बन जाती थी कि इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति आया गेल में, महारत्ना कंपनी इंटरव्यू देने के लिए आ रहा है, तो पहला सवाल होता था कि हाँ चलिए आप गेल में इंटरव्यू देने के लिए आए हैं, तो आप गेल के बारे में, इस कंपनी के बारे में क्या जानते हैं? तो आपको किसी भी इंटरव्यू से पहले 15 या 20 दिन का समय मिलता है तैयारी करने की। 50 से 60% से ज़्यादा लोग नहीं बता पाते थे कि गेल क्या कंपनी है और उसका क्या बिजनेस है और वो क्या करती है। तो पहला एक इंडिकेटर, आप कहीं पे एक जॉब कर रहे हैं, मे बी 5 लाख 7 लाख 10 लाख की जॉब कर रहे हैं, और आज आप गेल में, महारत्ना कंपनी में आपको एक मौका मिल रहा है जहाँ आपकी सैलरी डबल हो सकती है, एक महारत्ना कंपनी में आ सकते हैं, तो आप उसके लिए कितनी तैयारी करके आ रहे हैं? कंपनी कम से कम शायद मिनिमम एक्सपेक्टेशन है कि उस कंपनी के बारे में तो जान के आएंगे। तो जब आप उसके बारे में नहीं बता पाते हैं तो एक सेटबैक होता है। कुछ लोग बता पाते थे, टूटा फूटा बता पाते थे, उससे उनसे दूसरा सवाल होता था, ये जानकारी आपने कहाँ से ली? उसका जवाब होता था, नहीं सर विकिपीडिया से देखा, गूगल करके देख लिया। अगेन आज की डेट में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसका ऑथेंटिक सोर्स क्या है, आप वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से ले रहे हैं। गेल की वेबसाइट का नाम, शायद उसमें से 15% लोग और ऐसे होते थे जो कभी नहीं बोलते थे कि हमने गेल की वेबसाइट पढ़ी या गेल की एनुअल रिपोर्ट पढ़ के वो जानकारी हासिल करी। तो अगेन एक आपकी कितनी सीरियसनेस है, तैयारी है, उसको एक दर्शाता है। फिर एक और सवाल होता था, पहले तो आप बता, तो कितने घंटे किस विषय को पढ़ा? उसमें कोई होता था 2 घंटे, मैं ट्रेन में आ रहा था उसमें पढ़ाई कर ली, मैंने 4 दिन पढ़ा, 5 दिन पढ़ा। अगेन मैं आज भी कहता हूँ यदि आज मुझे कहीं इंटरव्यू देने जाना हो और कहीं हायर पोजीशन के लिए, अब मुझे 10 दिन का समय मिलेगा, शायद मैं दिन में 4 से 6 घंटे उसके लिए तैयारी करूँगा, जहाँ मुझे लगता है कि हाँ इससे मेरी लाइफ बदल सकती है या मेरे को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो यदि मैं अपने लिए सीरियस नहीं हूँ, अपने कैरियर के लिए यदि आज सीरियस नहीं हूँ, तो कंपनी के लिए कितना सीरियस होऊंगा, एक इंडिकेटर हमें फिर मिलता है इंटरव्यू पैनल को। उसकी टेक्निकल नॉलेज या फंक्शनल नॉलेज, हम पूरा बोर्ड ये मानता था कि उसको यदि कमी है तो उसको हम ट्रेनिंग के माध्यम से उसको पूरा कर सकते हैं, लेकिन ये बेसिक क्वालिटीज़ यदि क्यूरियोसिटी नहीं है, ओनरशिप नहीं है या सीरियसनेस, कमिटमेंट नहीं है, तो शायद वो उतना सफल हमारे टीम में, उस जो गेल का कल्चर है, शायद उसमें उतना योगदान नहीं दे पाएगा। सर आप पब्लिक सेक्टर में भी काम कर चुके हैं और पीयूसी में भी कर रहे हैं। पहले के ज़माने में एक परसेप्शन होता था कि सरकारी नौकरी लग गई तो बस लाइफ सेट है। कैसा आपका क्या विचार है इस पर? पिछले मेरे को गेल इंडिया लिमिटेड में पब्लिक सेक्टर में पिछले 27 साल से मैं कार्य कर रहा हूँ, और उससे पहले 6 साल एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी में काम किया। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जो एक यदि पब्लिक में यदि कोई इमेज है कि हाँ पब्लिक सेक्टर में सरकारी तरह से काम हो रहा है, एक बार नौकरी लग गई तो आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो पहली चीज़ कि आज की डेट में जो भारत के मुख्य पब्लिक सेक्टर्स हैं, और अधिकांशतः मतलब शायद 300-400 पब्लिक सेक्टर्स हैं, और उसमें से 70% पब्लिक सेक्टर्स प्रॉफिट मेकिंग पब्लिक सेक्टर्स हैं। तो एक लगता है कि नहीं पब्लिक सेक्टर में प्रॉफिट नहीं होता, मोर देन 70% पब्लिक सेक्टर्स प्रॉफिट मेकिंग है आज की डेट में। शायद जितने प्राइवेट सेक्टर होंगे वो परसेंटेज उस सक्सेस की कम होगी, उतने प्रॉफिट मेकिंग नहीं होंगे। दूसरी चीज़ है जो वर्क कल्चर है, वो किसी भी एमएनसी के एट पार है, चाहे वो टेक्नोलॉजी है, प्रोसेस एंड सिस्टम्स हैं, वो एट पार हैं। तो ऐसा नहीं है कि कहीं पे वर्क कल्चर में या काम में या आपके एटमॉस्फेयर में चीज़ों में कहीं कोई कमी है। ऑफिसेज भी आज की डेट में देखें, इवन गवर्नमेंट ऑफिसेज और मंत्रालय के ऑफिसेज या पब्लिक सेक्टर के ऑफिसेज आर वन ऑफ द बेस्ट ऑफिसेज। 2 लोकेशंस की मैंने बात करी थी, पाता और विजयपुर, वहाँ की आप टाउनशिप जाके देखेंगे, शायद आपको किसी मेट्रो सिटी में उस तरह की टाउनशिप नहीं मिल सकेगी जो टाउनशिप और वहाँ पे फैसिलिटीज़ मिलती हैं। लेकिन उसी के साथ में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी भी है। यदि आप काम नहीं कर रहे हैं, यदि आप काम में परफॉर्मेंस में यदि कमी है, तो ये नहीं है कि आप एक बार सरकार में आ गए या पीएसयू की जॉब में आ गए तो आपको काम ना करने की छूट है। आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, आपकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी। इट इज़ प्योरली ए मेरिट ड्रिवन एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन। आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो आपका कैरियर प्रोग्रेशन
will definitely suffer. सर आपने पब्लिक सेक्टर में भी काम, एचआर में भी काम किया है और टेक्निकल एरिया में भी काम किया है, आपको क्या ज़्यादा चैलेंजिंग लगा? आज डेफिनेटली कह सकता हूँ कि एचआर में काम करना इज़ रियली चैलेंजिंग। आप टेक्निकल में एक प्रोसीजर एसओपीज होते हैं, उसके जरिए आप बहुत रूटीन में काम कर सकते हैं, लेकिन एचआर में एवरी डे इज़ अ चैलेंज एंड एवरी टाइम व्हेन यू एंटर द ऑफिस आप प्लान करके आते हुए करोगे, शायद 50% ऑफ द टाइम आप वो प्लान्ड एक्टिविटी नहीं करते हो, कुछ एक नया चैलेंज, नई प्रॉब्लम आपके सामने आती है और उसके लिए आपको एट टाइम्स रूल बुक से हट के डिसीजंस लेने पड़ते हैं। आपको कई बार चीज़ों को समझ के कंपैशनेट डिसीजंस लेने पड़ते हैं, बियॉन्ड द रूल्स आपको अप्रूवल करने पड़ते हैं, जिसके लिए आपको क्वेश्चन किया जा सकता है, जिसके लिए शायद आपको बाद में सपोर्ट भी ना मिले। और बीइंग ए सर्विस डिपार्टमेंट जहाँ पे आपके एम्प्लॉयज़ की, किसी ने कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स की बात करी, हमारे शायद एम्प्लॉयज़ 5,000 हैं, बट 20,000 कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ भी जुड़े होते हैं, तो उनके लिए आप कैसे सोचें कि क्या उनकी वेलफेयर या उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो रहा है, उनके साथ जस्टिस हो रही है। तो जबकि आपको पता है कि ग्राउंड लेवल पे देयर आर कॉन्ट्रैक्टर्स, देयर आर पीपल हु आर रेडी टू एक्सप्लॉयट, देयर मौका ढूंढते हैं कि कैसे एक्सप्लॉयटेशन करेंगे। तो उन चीज़ों को, उस एटमॉस्फेयर में आप कैसे एक डिसिप्लिन ला सकते हैं, कैसे आप रेगुलेट कर सकते हैं एंड इंश्योर कर सकते हैं कि फेयरनेस रहे, ट्रांसपेरेंसी रहे, तो उस चीज़ को बैलेंस करना, उसको लेके चलना डेफिनेटली एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है। जब तक आप उस पोजीशन में नहीं बैठो तो शायद आप उसको रियलाइज़ नहीं कर सकते हो। टिल आई वाज ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल, मुझे भी लगता था कि एचआर क्या करता है यार, उसके पास तो कोई काम नहीं है, बट सिटिंग ऑन दिस साइड ऑफ द टेबल आई कैन रियलाइज कि हाँ, हाउ इम्पॉर्टेंट द रोल ऑफ एचआर इज़, एंड यदि एचआर अच्छा है तो ऑर्गेनाइजेशन को कितना वो ग्रो कर सकता है, वो एक डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट रोल। सर अभी एआई बहुत तेज़ी से टेक ओवर कर रहा है, तो एचआर में क्या ऐसा होता है कि जॉब्स खा रहा है एआई, और डिजिटाइजेशन को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत से लोगों में इनसिक्योरिटी हो रही है। ये बहुत, मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ, ऐसे तो आने वाला समय बताएगा कि कैसे शेप अप करेगा एआई। आज भी एक नेसेंट स्टेज में है, लेकिन अभी पिछले 2-3 दिन पहले ही एक प्रेजेंटेशन और चर्चा में हम भाग ले रहे थे, जिसमें बताया कि भाई जब आपका 8-9 युगों की बात करी, हर युग में जब नया आविष्कार होता रहा या इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ, उस टाइम से हम कह रहे हैं 1900 के दशक से कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, मशीनीकरण होगा तो लोगों की जॉब चली जाएगी। आज तक तो वो हुआ नहीं। आज भी हम वही कह रहे हैं कि एआई आ रहा है तो लोगों की जॉब चली जाएगी। डेफिनेटली वो ये एआई का एडॉप्शन होगा, डिजिटलाइजेशन होगा, तो नए रोल्स डेवलप होंगे, नए कैपेबिलिटीज़ डेवलप होंगी, तो नई जॉब्स क्रिएट होंगी। तो ये डेफिनेटली ऐसा नहीं, कुछ रोल रिडंडेंट मंडेन रोल्स ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन उससे कहीं बेहतर और क्रिएटिव रोल्स हमारे युवाओं के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए जनरेट होंगे। वो बिल्कुल नहीं होने वाला है। उसको मैं मतलब पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि उसमें कहीं डरने की या उससे भागने की ज़रूरत नहीं है, उसको अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, उसके साथ अडेप्ट करने की ज़रूरत है, उस स्किल्स को सीखने की ज़रूरत है और अपने को उस आने वाले युग के लिए तैयार करने की ज़रूरत है। सर दूसरी चीज़ ये है कि आपके टाइम में और आज के टाइम में, क्योंकि अब ये जेनजी वाला टाइम आ गया है, तो किस तरह का आप वर्क कल्चर में बदलाव देखते हैं? हमेशा पिछली जो जनरेशन होती है वो आगे को यही कहकर कोसती है कि आजकल के लोग तो सीरियस नहीं है, तो किस तरह की सीरियसनेस आपको लगता है, क्या चेंज आया है? सीरियस है, नहीं है, या उन सीरियस होकर उनके काम करने का स्टाइल है? शायद वो 10 to 5 की जॉब नहीं पसंद करते मगर रात के 2 बजे तक भी काम करते हैं। तो एज एन एचआर पर्सन आपने किस तरह का बदलाव देखा है? नहीं, ये केवल ऑर्गेनाइजेशन या वर्क प्लेस रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हम शायद समाज में भी जनरेशन गैप हमेशा से बोलते रहे हैं, और एक जनरेशन दूसरे जनरेशन को हमेशा बोलती है कि आपका काम करने का स्टाइल डिफरेंट है और हम उससे सहमत नहीं है। बट कुछ विषय बिंदु हैं जो ध्यान देने लायक हैं, जो हम आज की डेट में जेन जी या यंगर जनरेशन की बात करें या पिछली जनरेशन से कंपेयर करें, तो इनका कार्य करने का तरीका बहुत डिफरेंट है, मतलब उसमें कोई डाउट नहीं है। और मैं यदि एक्सपेक्ट करूं कि हाँ, पिछले जब मैंने जॉब शुरू करी थी जिस तरह से मैं कार्य करता था, काम करता था, आज की जनरेशन भी उसी तरह से काम करेगी, तो वो एक एक्सपेक्टेशन ही गलत है। तो क्या हम एक्सपेक्टेशन कहाँ से लेके चल रहे हैं या बेसलाइन कहाँ से लेके चल रहे हैं, वो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। आज की जनरेशन के पास अपने काम के अलावा भी 100 और काम है करने को। शायद हमारे पास, हम पहले घर में वापस जाते थे तो एक दूरदर्शन था, एक चित्रहार देख लिया, एक फिल्म भी हफ्ते में एक बार आती थी, ना इंटरनेट था, ना मोबाइल फ़ोन था। हमारे पास सिनेमा हॉल भी शायद सिटी में 2 या 4 होते थे, यदि आप मेट्रो सिटी में नहीं है, तो एक बहुत सारे एवेन्यूज़ भी नहीं थे।
आज की डेट में, और हमें उस तरह से भी सोचना चाहिए, केवल हम जब वर्क प्लेस पे जाते हैं तो हम एम्प्लॉयज़ की तरह देखते हैं, यदि हमारे घर में जो हमारे बच्चे हैं, हम उनको किस तरह की अपब्रिंगिंग दे रहे हैं, उनको किस तरह से डेवलप कर रहे हैं कि आप सारे हॉबीज़ भी रखो, आप म्यूज़िक भी करो, आप स्पोर्ट्स भी करो, आप मल्टी राउंड पर्सनैलिटी बनो, तो उसको करने के लिए उन्हें समय तो चाहिए। तो आज एक टिपिकल जो ट्रेंड देखने को मिलता है कि हाँ आप 9 to 5 हैं, तो 9 to 5 दे आर ऑन द जॉब, दे आर कमिटेड, बट एट 5 o'clock once they moved out of the office, they have a whole different world to live in and pursue their hobbies or dreams or do whatever they want. Possibly they would not like to be disturbed after 5 o'clock, after office hours. It's not about working at 2 o'clock or whatever their office hours. They would like to stay committed. They would like lot of autonomy. They would like lot to be listened, given the opportunity to listen and given the freedom to work the way they want, where many a times a difference of opinion arises कि हाँ, especially in a public sector kind of an atmosphere which is a very highly hierarchy driven organization, many of the seniors are not, it's not easy for them to give that authority or that space to the younger generation, तो वहाँ पे एक बैलेंस का इशू आता है। बट इन द नेट होल कई बार हमें लगता है कि उनके कमिटमेंट में या हार्ड वर्क में कमी है, जैसे कि मैंने इंटरव्यू के माध्यम से बताया कि हाँ उसकी डेप्थ, शायद वो डेप्थ नहीं है या उन चीज़ों को इम्पोर्टेंस समझने की शायद वो नहीं है, बट वहाँ पे भी एज सीनियर्स और एज गार्जियंस हमारा रोल ज़्यादा है कि उनको हम उसको किस तरह गाइड करें कि हाँ ये चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट हैं लाइफ में। आप इंटरव्यू के लिए जा रहे तो आप कैसे प्रिपेयर करो, तो एक गाइडेंस एंड मेंटरिंग का रोल सीनियर्स के लिए ज़्यादा ज़रूरी है और यंगस्टर्स के लिए चाहिए कि हाँ उस चीज़ को, उस एक्सपीरियंस को वो रिस्पेक्ट करें जो उनके सीनियर्स या ओल्डर जनरेशन का है। उसको कहीं रिस्पेक्ट जब खो देते हैं तब ज़्यादा डिफरेंस आता है, जब ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो एक दूसरे के लिए म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग यदि दोनों जनरेशन्स में है तो एक वर्क कल्चर डेफिनेटली हेल्दी वर्क कल्चर होता है जिसमें दोनों ही बेनिफिट पाते हैं। सर आपका एक लंबा करियर रहा है, तो आपके करियर में किस तरह के चैलेंजेस आए और आपने उन्हें किस तरह से टैकल किया, वो भी हम जानना चाहेंगे। चैलेंजेस की यदि बात करूं तो जैसे कई बार होता है कि हम किसी सिचुएशन में जाते हैं, किसी जॉब में जाते हैं, किसी करियर में जाते हैं, तो एट टाइम्स वी फील कि हम स्टकअप हो गए, हम गलत जगह आ गए, हम कैसे निकले, हम तो शायद फंस गए हैं। कई बार ये फीलिंग बहुत बार आती है। तो जब मैंने पहली बार जॉब ज्वाइन किया, कैंपस इंटरव्यू के थ्रू एक कंपनी में सिलेक्शन हुआ जिसका नाम था इंसिल्को लिमिटेड, और उन्होंने पोस्टिंग दिया गजरौला, मुरादाबाद में जगह है, शायद बहुत लोग जानते भी नहीं होंगे। और मैं इंसिल्को लिमिटेड बोलूँगा तो नहीं जानेंगे, बट उस समय उस कंपनी का जो मेन ग्रुप कंपनी थी वैम ऑर्गेनिक्स था। जैसे फेविकोल आता है, वेमिकोल बनाते थे, उन्हीं के 2-3 प्लांट थे। तो इंसिल्को में गजरौला में पोस्टिंग मिला और वहाँ जब ज्वाइन करने पहुँचे, बस से उतरे तो पता चला 2.5 किलोमीटर तो पैदल चल के जाना पड़ेगा वहाँ तक पहुँचने के लिए। कोई रिक्शा नहीं, कोई ऑटो नहीं। तो चले 1-1.5 किलोमीटर चले, फॉर्चुनेटली कोई पीछे से आ रहा था, उसने लिफ्ट दे दी, वो साथ में लेके चला गया। लेकिन वहाँ जाने के बाद लगभग 10 से 15 दिन यही फीलिंग होती रही, यार ये तो एक तो गैप होता है कि आप एक IIT जैसे इंस्टीट्यूशन से निकले और बाहर आपके माइंड में एक डिफरेंट पिक्चर थी कि वर्क प्लेस पे जाएंगे तो ऐसा होगा, ऐसा होगा, बट बहुत ज़्यादा गैप था। तो शायद 10-15 दिन तो ऐसा ही लगता रहा कि हाँ नहीं, बहुत गलत जगह पे फंस गए, यहाँ से तो वापस जाओ किस तरह। घर पर होम सिकनेस भी थी, एक गैप भी था, तो वो एक फीलिंग थी। लेकिन धीरे धीरे उसको एडजस्ट किया, वहाँ पे काम करना शुरू किया। वंस वी स्टार्टेड वर्किंग, उसको काम को एंजॉय करना शुरू किया, वहाँ सेटल डाउन हुए। बट एट द सेम टाइम उसके लिए जो एक प्रयास था कि हाँ भैया ये शायद जगह नहीं है जहाँ पे मुझे होना चाहिए, तो उससे कैसे कहीं और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी है, तो उसके लिए कंटिन्यूसली अप्लाई करते रहे। बीच में विचार आया कि हाँ चलो GRE दे देते हैं, बाहर जाने का भी ट्राई कर लेते हैं, तो लेकिन वो भी शायद हाफ हार्टेड रूप से दिया, इतना अच्छा स्कोर नहीं आया कि स्कॉलरशिप मिल पाए, बाहर जा पाएँ। लेकिन जो प्रयास रहा वो जारी रहा कि हाँ जहाँ अपॉर्चुनिटीज़ मिले तो अप्लाई करते रहे। एंड फॉर्चुनेटली 6 साल काम करने के बाद वहाँ पर फिर गेल में सिलेक्शन हुआ और एक ट्रांजिशन हुआ। तो वो एक लाइफ एक्सपीरियंस है जो लगता है कि आप किसी भी सिचुएशन में है जहाँ आपको लगता है स्टकअप है, तो उस सिचुएशन या उस प्लेस से भी यदि आज मैं 30 साल बाद जब वापस लौट के देखता हूँ तो उस 6 साल के समय में भी बहुत कुछ सीखा वहाँ से। एक छोटे अनकंफर्टेबल एटमॉस्फेयर में, छोटी सी टाउनशिप में आप कैसे काम कर रहे हो, कैसे आप अपने आप को एडजस्ट कर रहे हो,
कैसे लोगों से जो वहाँ पे अपनापन मिला, आज भी कुछ दोस्त ऐसे हैं जो आज तक कंटिन्यू करते हैं। तो वो उस सिचुएशन से भी आप सीख सकते हो, अपनी लाइफ को ले जा सकते हो। उसके बाद गेल में जब ज्वाइन किया, एज एन इंजीनियर ज्वाइन किया, एक समय ऐसा आया कि हाँ पाइपलाइन रोल से हट के वहाँ पे कुछ कस्टमर्स के साथ टेम्परिंग के इश्यूज थे, बहुत सारे लीगल इश्यूज थे उस तरह में। तो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि भैया आपको इन इश्यूज को हैंडल करना है। अब मैं अगेन, मेरे लिए वो एक अनफेमिलियर चीज़ था कि हाँ आप कोई चोरी कर रहा है तो उसको रात में जाके रेड करना है, आपको पकड़ना है और फिर उसके लिए एफआईआर दाखिल कराना है। तो उस दौरान में वो एक ऑफिशियल चैलेंज था, बट एक साथ साथ उसमें उस दौरान में बहुत सारी धमकियां भी मिलनी शुरू हुई। अब जब आप किसी के अगेंस्ट में केस कर रहे हो, बोल रहे हो आप चोरी कर रहे हो, तो एक पर्सनल और प्रोफेशनल लेवल में भी बहुत सारी धमकियां मिली। एक एक दिन में मेरे अगेंस्ट में 20-20 कंप्लेंट आती थी कि ये, और वो आरटीआई से लेके पीएमओ से लेके कहाँ से वो कंप्लेंट्स आती थी। तो वो एक समय भी देखा। लेकिन वहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट जो मैसेज मैं देना चाहता हूँ कि आप जब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, एक आप उसको डिटर्मिनेशन के साथ, फेयरनेस के साथ, अपनी इंटीग्रिटी मेंटेन करते हुए करते हो, तो शायद आज यदि मैं इस पोजीशन में हूँ तो वो जो 2 या 3 साल में जो वो केसेस डील किए, जो कोर्ट केसेस थे, आर्बिट्रेशन केसेस थे, पुलिस के साथ डील करना था, शायद उसने मुझे इतना मेंटली एंड इमोशनली स्ट्रांग बनाया एज ए प्रोफेशनल कि आज किसी भी बात से डर नहीं लगता है, कोई भी डिसीजन लेने में डर नहीं लगता है। कोई धमकी दे, कोई बोले आपका कैरियर ख़राब कर देंगे, आपकी जॉब चली जाएगी, आई डोंट केयर। मुझे जो सही लगता है मैं आज बड़े आराम से उसको कर लेता हूँ। जोरदार तालियां हो जाए इस बात पे। तो ये जो यंग जनरेशन है, इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद उन्हें क्या आप 3 एडवाइस देना चाहेंगे, क्या 3 सक्सेस मंत्रा देना चाहेंगे कि आने वाले टाइम में उन्हें भी सक्सेस मिले और वो लीडरशिप की ओर अग्रसर हों? Your passion and commitment of what you're doing. You have to love what responsibility has been given to you, what you have chosen for your life. The day you have that passion towards what you're doing, the day you love your job, I think there's no reason that you will not be successful in that arena. Everything else will follow. If you are passionate and you love it, hard work will automatically come into it. Matlab, there's no doubt that you won't work hard to achieve what you really love. इजाज़त हो तो एक सवाल मैं पूछ लेता हूँ, क्योंकि इनका इंट्रोडक्शन दिया गया था कि ये रेडियो जॉकी हैं और शिनचैन की और वहाँ पे कैरेक्टर्स की आवाज़ निकालती हैं, तो यदि वो आवाज़ ना सुनेंगे तो शायद ये ऑडियंस हमसे नाराज़ हो जाएगी। तो इफ विद योर परमिशन, इफ आई मे आस्क यू टू श्योर सर, प्ले सम फेवरेट। माय प्लेजर। मुझे हर वक्त ही मज़ा आता है बिकॉज शिनचैन में उसकी एक फ्रेंड होती है नैनी चैन, तो मैं उसकी वॉइस करती हूँ और उनकी एक मात्सुजा का मैम होती है, तो उन दोनों का कैरेक्टर मैं करती हूँ। तो पहले नैनी चैन की आवाज़। हेलो शिनचैन, मैं तो भारत फेस्टिवल में जा रही हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं, बहुत मजा आएगा। चलो ना दोस्तों, हम भी चलते हैं। हमारा ये सेशन अभी यहीं ख़त्म हो रहा है। फ्यूलिंग फ्यूचर इन अ चेंजिंग वर्ल्ड, क्राफ्टिंग लीडर्स एंड करियर्स। तो बहुत अच्छे से सर ने सभी के सवालों का जवाब दिया, बहुत पेशेंटली। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।